गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? होप सो कि आप सभी होंगे जोरदार। सबसे पहले लास्ट क्लास का हेलीकॉप्टर शॉट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, चैप्टर कॉस्ट शीट, जिसमें हमने कॉस्ट शीट के फॉर्मेट को डिस्कस किया था। कॉस्ट शीट कौन प्रिपेयर करता है? मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर करता है। कॉस्ट को कैलकुलेट करने का ये एक मेथड है। कॉस्ट शीट का एक फिक्स फॉर्मेट है, आपको उस फॉर्मेट को उसी तरीके से याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में क्या लिखते हैं? रॉ मटेरियल कंज्यूम, फिर क्या लिखते हैं? डायरेक्ट वेजेज, फिर क्या लिखते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीनों की टोटल को हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट। उसमें ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड को, तो हमें मिलती है ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। उसमें ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस, लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस, तो हमें मिलती है वर्क्स कॉस्ट। उसमें हम ऐड करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, ऐड करते हैं क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, उसमें हम ऐड करते हैं पैकिंग कॉस्ट प्राइमरी को, ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन को, और लेस करते हैं स्क्रैप वैल्यू ऑफ जो रियलाइजेबल वैल्यू स्क्रैप की या बाई प्रोडक्ट की, उसको हम लेस करते हैं। तो जो रिजल्ट आता है उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसमें ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, उसमें से लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, तो हमें जो रिजल्ट आता है उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसमें हम ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल को, ऐड करते हैं पैकिंग कॉस्ट सेकेंडरी को, ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को, जो रिजल्ट आता है उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। उसमें हम लिखते हैं सेल्स, रिजल्ट आता है उसको कहते हैं प्रॉफिट या लॉस, राइट। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दो टाइप के होते हैं, एक होता है रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, एक होता है जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। अगर क्वेश्चन में आपको क्लियरली नहीं दे रखा है कि रिलेटेड टू प्रोडक्शन है या जनरल है, तो हम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को कहां पे इंक्लूड करते हैं? हम उसको रिलेटेड टू प्रोडक्शन में इंक्लूड करते हैं। जो स्क्रैप होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है रॉ मटेरियल का स्क्रैप और एक होता है जो अदर स्क्रैप है। जो अदर स्क्रैप है उसको हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के पहले माइनस करते हैं, बट जो रॉ मटेरियल का स्क्रैप है हम उसको रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में से माइनस करते हैं, राइट। इसके बाद में हमने डिस्कस किया था कि जो पैकिंग कॉस्ट है वो दो तरह की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। पैकिंग कॉस्ट जो प्राइमरी होती है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के पहले ऐड की जाती है, बट जो पैकिंग कॉस्ट सेकेंडरी होती है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद में ऐड की जाती है। अगर क्वेश्चन में बाइफर्केशन नहीं दे रखा हो कि पैकिंग कॉस्ट प्राइमरी है या सेकेंडरी, तो हम उसको पैकिंग कॉस्ट को प्राइमरी मान सकते हैं। रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं? रॉ मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट करने के लिए हमें ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल में ऐड करना होता है परचेज को, हमें ऐड करना होता है एनी एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू परचेज को, उसमें से लेस करना होता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, और उसमें से लेस करना होता है स्क्रैप ऑफ मटेरियल। तो जो रिजल्ट आता है उसको हम कहते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम। फिर रॉ मटेरियल कंज्यूम के बाद में डायरेक्ट वेजेज को हमने डिस्कस किया, इसमें कोई पॉइंट आता नहीं है, सीधा सीधा डायरेक्ट वेजेज को हमें ऐड करना होता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम क्या लिखते हैं? एक तो रॉयल्टी और एनी स्पेसिफिक एक्सपेंसेस या कोई एनी स्पेशल एक्सपेंसेस, किसी जॉब से या प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई खर्चा होता है, स्पेसिफिक खर्चा होता है, स्पेशल खर्चा होता है, तो हम उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी में रखते हैं। इसके बाद में हमने डिस्कस किया क्लोजिंग स्टॉक, जो फिनिश गुड्स का होता है उसका वैल्यूएशन कैसे करते हैं। तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है उसमें हमें डिवाइड करना है प्रोडक्शन की यूनिट का और मल्टीप्लाई करना है क्लोजिंग स्टॉक यूनिट का। ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स की यूनिट में हम प्रोडक्शन की यूनिट को ऐड करते हैं, सेल्स की यूनिट को लेस करते हैं, तो हमें क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट मिल जाती है। इन तीन चीजों में से, जैसे प्रोडक्शन की यूनिट, सेल्स की यूनिट और क्लोजिंग स्टॉक यूनिट, इन तीनों में से अगर कोई भी आपको दो डिटेल दे रखी हो तो तीसरी चीज को आप बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर सकते हो। ये सब कुछ हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया और हमने लास्ट क्लास में उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व किए। अच्छा, फिर हमने डिस्कस किया था कि बहुत सारे एक्सपेंडिचर होते हैं जो कॉस्ट शीट में इंक्लूड नहीं करते, बहुत सारी इनकम होती है जिसको भी हम कॉस्ट शीट में इंक्लूड नहीं करते। एक्सपेंसेस जो कॉस्ट शीट में नहीं आते वो डिस्काउंट, बैड डेट्स, इंटरेस्ट, टैक्स, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, ट्रांसफर टू रिजर्व, डिविडेंड पेड, डोनेशन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, ये सारे कॉस्ट शीट में इंक्लूड नहीं करते। डिविडेंड की इनकम, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट की इनकम, रेंट की इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स ऑन इन्वेस्टमेंट, इन सबको भी हम कॉस्ट शीट में इंक्लूड नहीं करते। फिर हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे इसके आगे से क्वेश्चन नंबर 3 से। फॉलोइंग डिटेल्स आर प्रोवाइडेड बाय मेसर्स ZIA प्राइवेट लिमिटेड फॉर द क्वार्टर एंडिंग 30 सितंबर 2018। आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे, आपको डायरेक्ट वेजेस दे रखी है, और ये दे रखा आगे कि ये वर्क्स ओवरहेड का 175% है। आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की डिटेल दे रखी है, आपको तीनों स्टॉक के डिटेल दे रखी है, ओपनिंग और क्लोजिंग, रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स। आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दे रखे हैं विच इज फैक्ट्री ओवरहेड का 10% है। सेलिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं और आपको सेल्स दे रखी है। फिर आपको कैलकुलेट करना है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड को, प्राइम कॉस्ट को, फैक्ट्री कॉस्ट को, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, कॉस्ट ऑफ सेल्स को और प्रॉफिट को। ये क्वेश्चन
हमने जो क्वेश्चन नंबर सेकंड किया था ऑलमोस्ट वैसा ही क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दे रखे हैं, मगर ये नहीं दे रखा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल है या एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा है तो हम उसको क्या एज्यूम करेंगे, इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, और ऐसी एजम्पशन हमें कॉस्ट शीट के बाद में लिखनी भी है। ठीक है। अच्छा, हमें यहाँ पर जैसे एक क्वेश्चन नंबर सेकंड किया था उसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स दे रखी थी, बट यहाँ पर हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है। ठीक है, तो कॉस्ट शीट हम फॉर्मेट पूरा बना लेते हैं और रिवर्स चलते हुए हमें सारी कैलकुलेशन को करना है, क्योंकि रॉ मटेरियल परचेज क्वेश्चन में डिटेल नहीं दे रखी है। परचेज के बिना रॉ मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट नहीं हो सकता और उसके बिना कॉस्ट शीट हम स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो एक बार पूरा फॉर्मेट बना लेते हैं, जो क्वेश्चन में डिटेल दे रखी है उसको लिख लेते हैं और फिर जो चीजें हैं हमें कैलकुलेट करनी है वो बैलेंसिंग फिगर हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट। सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम, उसमें आएगा ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल, उसमें ऐड करेंगे परचेज को, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का हमें दे रखा है 245,600 और क्लोजिंग स्टॉक हमें दे रखा है 2,08,000। फिर हम लिखते हैं डायरेक्ट वेजेज। डायरेक्ट वेजेज इक्वल्स टू 257,250। फिर हम लिखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो कि इस क्वेश्चन में दे रखे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें दे रखे हैं 1,80,000। इन तीनों की टोटल प्राइम कॉस्ट, उसमें हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। ये जो डायरेक्ट वेजेज है 257,250, ये डायरेक्ट वेजेज फैक्ट्री ओवरहेड का 175% है। मतलब जितने फैक्ट्री ओवरहेड है उसका 175% डायरेक्ट वेजेज है। तो हम इसमें डिवाइड करेंगे 175% का, 257,250 डिवाइडेड बाय 175%, इट इज 1,47,000। तो हमें मिलेगी ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट के बाद में ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक डब्ल्यूआईपी। ओपनिंग स्टॉक डब्ल्यूआईपी ऐड करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक डब्ल्यूआईपी को लेस करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक डब्ल्यूआईपी लेस। ओपनिंग स्टॉक डब्ल्यूआईपी इज 1,70,800 एंड क्लोजिंग स्टॉक 1,90,000। इससे हमें मिलेगी वर्क्स कॉस्ट यानी कि फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें हम ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, क्योंकि यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के बारे में कुछ नहीं दे रखा है तो हम एज्यूम करेंगे इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन। एज्यूमेशन लिखेंगे भी हम। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ये फैक्ट्री ओवरहेड का 10% है और फैक्ट्री ओवरहेड कितने 1,47,000। तो 1,47,000 हमारे फैक्ट्री ओवरहेड है, उसका 10% 14,700। इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, पैकिंग कॉस्ट, इन सब के बारे में क्वेश्चन में कोई डिटेल नहीं है। स्क्रैप, इसके बारे में भी क्वेश्चन में कोई डिटेल नहीं है। तो हमें यहां से क्या मिल जाएगी, हमें यहां से मिल जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद हम ऐड करेंगे इसमें ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स के बारे में हमें दे रखा है 3,10,000 और 275। 3,10,000 ओपनिंग स्टॉक और 275 क्लोजिंग स्टॉक। इसका जो रिजल्ट आएगा उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ
गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम ऐड करते हैं ऐड सेलिंग एक्सपेंसेस जो यहां पर दे रखे हैं। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें क्वेश्चन में अमाउंट दे रखा है, इट इज 18,75,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 18,75,000। हमें सेलिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस इक्वल्स टू 60,000। 60,000 सेलिंग एक्सपेंसेस, तो हमें क्या मिल जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर हम लिखेंगे सेल्स, इससे हमें प्रॉफिट या लॉस मिलेगा। अच्छा, सेल्स कितनी है, सेल्स देखिए 22,10,000। 22,10,000 की हमें सेल्स दे रखी है, तो हमें इससे मिल जाएगा इसका प्रॉफिट। 18,75,000 में 60,000 ऐड किया तो 19,35,000 हमें मिल गई कॉस्ट ऑफ सेल्स, माइनस 22,10,000 तो हमें प्रॉफिट मिल गया 2,75,000 प्रॉफिट। अब रिवर्स चलते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें दे रखा है 1875, इसमें हम 275 को ऐड करेंगे और 3,10,000 को लेस करेंगे तो हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाएगी 18,40,000। 18,40,000 उसमें से हम माइनस करेंगे 14,700 तो हमें वर्क्स कॉस्ट मिलेगी 18,25,300। उसमें हम ऐड करेंगे 1,90,000 को और लेस करेंगे 1,70,800 को, तो हमें मिल जाएगी ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट विच इज 18,44,500। उसमें से माइनस करेंगे 1,47,000 को तो हमें मिल जाएगी प्राइम कॉस्ट 16,97,500। उसमें से हम माइनस करेंगे 1,80,000 को, माइनस करेंगे 2,57,250 को, तो हमें रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड मिलेगा 12,60,250। उसमें हम ऐड करेंगे 2,08,000 को और माइनस करेंगे 245,600 को, तो हमें परचेज मिल जाएगी 12,22,650। बैलेंसिंग फिगर आप लोग बिल्कुल कैलकुलेशन साथ साथ में चेक कर लेना, ठीक है, अगर कुछ है कहीं पे तो आप इसको ठीक कर लेना। तो ये हो गया रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेज, सब कुछ जैसे हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड किया था, वहां पर कॉस्ट ऑफ सेल्स की डिटेल दे रखी थी, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की डिटेल दे रखी है, इसके अलावा कोई चेंज है नहीं। और यहाँ पर लिख देते हैं एजम्पशन। एजम्पशन एक एजम्पशन ही है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इज टेकन एज रिलेटेड टू प्रोडक्शन। हमने एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को रिलेटेड टू प्रोडक्शन एज्यूम किया, ठीक है। अच्छा, इसमें फिर क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, फर्स्ट, सेकेंड, ए बी सी डी ई, सी डी और ई। इसमें हमें पूछा है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट करो, फिर कहता है प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करो, उसके बाद में फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट करो, उसके बाद कहता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करो। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसने खुद नहीं क्वेश्चन में दे रखा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करो, फिर कहता है कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करो, कॉस्ट ऑफ सेल्स और प्रॉफिट कैलकुलेट करो। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारी हो गई 19,35,000, प्रॉफिट हमारा हो गया 2,75,000। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हमने कैलकुलेट किया 12,60,250, 12,60,250। प्राइम कॉस्ट हमने कैलकुलेट की 16,97,500, 16,97,500। फैक्ट्री कॉस्ट हमने कैलकुलेट की, इट इज 18,25,300, 18,25,300 और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो ऑलरेडी हमें दे रखी है 18,75,000। करेक्ट। तो ये हमारा सॉल्व हो गया, जो कि सेम क्वेश्चन नंबर सेकंड के जैसा ही था।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4th। Following information relates to a manufacturing concern for the year ended 31st March 2018. Raw material opening stock, closing stock, raw material purchase, freight inward, direct wages paid, direct wages outstanding at the end of the year, factory overhead, prime cost का 20%, उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग, वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, फिनिश स्टॉक ओपनिंग, यूनिट्स दे रखी है 12,1,2,1,7 यूनिट्स और अमाउंट दे रखा है 6,08,500। सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल, देखो यहाँ स्क्रैप दे रखा है मटेरियल का, स्पेसिफिकली दे रखा है मटेरियल का स्क्रैप है, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में से ही इसको माइनस करना है। द फर्म प्रोड्यूस्ड, प्रोडक्शन की यूनिट दे रखी है 14,000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट ड्यूरिंग द ईयर। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एट द एंड ऑफ द ईयर इज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। द फर्म सोल्ड 14,153, देखो तीन आपको डिटेल दे रखी है, ओपनिंग स्टॉक की यूनिट्स दे रखी है, प्रोडक्शन की यूनिट दे रखी है और आपको सेल्स की यूनिट दे रखी है, तो क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट हम बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर सकते हैं। एट ए प्राइस ऑफ ₹618 पर यूनिट ड्यूरिंग द ईयर, प्रिपेयर कॉस्ट शीट ऑफ द फर्म। सबसे पहले तो बनाते हैं एक वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स की यूनिट्स, ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स की यूनिट कितनी है 1217, इसमें ऐड करेंगे प्रोडक्शन की यूनिट का और हमारी प्रोडक्शन की यूनिट है 14,000, इसमें से लेस करेंगे यूनिट सोल्ड विच इज 14,153, तो क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट हमें मिल जाएगी। क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स 1217 प्लस 14,000 माइनस 14,153, 1064 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक। वर्किंग नोट नंबर सेकंड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक हमें दे रखा है 2,28,000, इसमें प्लस करेंगे परचेज जो कि हमें यहां दे रखा है 42,25,000, इसमें प्लस करेंगे कैरिज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड जो दे रखा है 1 लाख रुपीज, फ्रेट इनवर्ड इट इज 1 लाख, उसमें से माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल 3,05,000 और इसमें से माइनस करेंगे स्क्रैप ऑफ मटेरियल, आपको स्पेसिफिकली दे रखा है मटेरियल का स्क्रैप है, मटेरियल का स्क्रैप 8,000, मटेरियल का स्क्रैप 8,000, तो हमें क्या मिलेगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 2,28,000 प्लस 42,25,000 प्लस 1 लाख माइनस 3,05,000 और माइनस 8,000, 42,40,000। ओके ये अब हम इसके बाद में स्टार्ट करते हैं कॉस्ट शीट को प्रिपेयर करना। कॉस्ट शीट,
सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड जो हमने कैलकुलेट किया 42,40,000, ठीक है। इसके बाद में लिखेंगे हम डायरेक्ट वेजेज। अच्छा, डायरेक्ट वेजेज में आउटस्टैंडिंग दे रखी है, आउटस्टैंडिंग को हम इसमें ऐड कर देंगे। डायरेक्ट वेजेज हमें दे रखी है 12,56,000 और उसमें आउटस्टैंडिंग 150 को ऐड कर देंगे। 12,56,000 इसमें 1,50,000 आउटस्टैंडिंग को ऐड कर देंगे। 14,06,000। क्वेश्चन में कहीं भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में कोई डिटेल नहीं है, तो हम इसको लिख देते हैं प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट 42,40,000 प्लस 14,06,000, प्राइम कॉस्ट 56,46,000। इसमें हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड हमें यहां पर क्वेश्चन में दे रखा है, इट इज 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट। तो हमारी प्राइम कॉस्ट है 56,46,000, इसका 20% 11,29,200, ये हमें मिल जाएगी ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। 56,46,000 प्लस 11,29,200, टोटल 67,75,200। इसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस, इसमें हम लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस। क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस इज 192,500, 192,500 और क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस इज 140,700, 1,40,700। रिजल्ट इज वर्क्स कॉस्ट 67,75,200 में ऐड करेंगे 192,500, लेस करेंगे 1,40,700, 68,27,000। इट इज वर्क्स कॉस्ट। इसमें हम ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं रिलेटेड टू प्रोडक्शन। एजम्पशन लेने की भी जरूरत नहीं, क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑलरेडी। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन विच इज 1,73,000, तो यहां लिखेंगे 173,000। और इसके अलावा यहां पर क्वेश्चन में कहीं भी और कोई एक्सपेंडिचर नहीं दे रखा है, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट या क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, ऐसा कुछ भी एक्सपेंडिचर हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। तो वर्क्स कॉस्ट ऐड करने में एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को ऐड करने के बाद हमें क्या मिलता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इट इज 70 लाख। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 70 लाख। इसमें हम ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स की हमें यहां पर डायरेक्टली अमाउंट दे रखा है 6,08,500, 6,08,500 और हम इसमें से लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, इसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा। कैसे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है? 70 लाख। प्रोडक्शन की यूनिट कितनी है? प्रोडक्शन की यूनिट हमें दे रखी है 14,000। प्रोडक्शन की यूनिट हमें क्वेश्चन में दे रखी है 14,000। तो 70 लाख इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन की यूनिट 14,000 और क्लोजिंग स्टॉक यूनिट हमने वर्किंग नोट 1 में कैलकुलेट की 1064। तो 1064 यूनिट का वैल्यूएशन करना है। तो 70 लाख में डिवाइड करेंगे हम 14,000 का, मल्टीप्लाई करेंगे 1064 का,
तो हमें क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन मिलेगा 5,32,000। इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 70 लाख प्लस 6,08,500 माइनस 5,32,000। 70 लाख 76,500 इट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें हम ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जिसमें यहाँ पर केवल हमें डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दे रखा है, सेलिंग ओवरहेड तो नहीं दे रखे है, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दे रखा है। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दे रखे हैं 16 रुपए पर यूनिट। अच्छा, कौन सी यूनिट? डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जितनी यूनिट हमने सेल की है उस पर लगेगी, तो 16 रुपए पर यूनिट, और हमने यूनिट सेल कितनी की है? 14153। तो 14153 यूनिट हमने सेल की है, पर यूनिट 16 रुपए। 14153 इंटू 16 इट इज 2,26,448। ये हमें मिल गई कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर हमें यहां पर सेल्स लिखना है और प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल्स 70,76,500 प्लस 226,448, 73,02,948। फिर हम लिखेंगे सेल्स। हमने कितनी यूनिट सेल की? 14153 यूनिट सेल की, और यहाँ क्वेश्चन में हमें सेलिंग प्राइस दे रखी है, इट इज 618। तो हम इसको 618 से मल्टीप्लाई करेंगे। 14153 मल्टीप्लाई बाय 618 इट इज 87,46,554 माइनस 73,02,948। हमें प्रॉफिट मिलेगा 14,43,606 प्रॉफिट। ओके, तो आप इसको कर लीजिए कंप्लीट। अगर कुछ पेंडिंग है तो, ज़्यादा पेंडिंग है तो आप इसको वीडियो को पॉज करके फिर आप लिख लीजिए।
बीच में थोड़ा सा वॉइस ब्रेक हो गया, मैं आपको ये क्वेश्चन वापस स्टार्टिंग से समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दे रखा है रॉ मेटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, रॉ मेटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक हमें दे रखा है। इसके बाद में हमें यहाँ पर WIP का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, कंज्यूमेबल स्टोर दे रखा है, ये फैक्ट्री ओवरहेड में कवर होगा, ये फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट अलग से लिखते हैं कॉस्ट शीट में, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट भी अलग से लिखते हैं, पैकिंग कॉस्ट सेकेंडरी दे रखी है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में लिखेंगे। लीज रेंट फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल लिखा हुआ है, स्पेसिफिकली जनरल है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ लिखेंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फिनिश गुड्स का ओपनिंग नील दे रखा है, फिनिश गुड्स का क्लोजिंग दे रखा है 5000 यूनिट। डिफेक्टिव आउटपुट विच इज 4% ऑफ टारगेटेड प्रोडक्शन, रियलाइज ₹61 पर यूनिट। डिफेक्टिव आउटपुट जो है वो टारगेटेड प्रोडक्शन का 4% है, मतलब जितना टारगेटेड प्रोडक्शन है, टारगेटेड प्रोडक्शन कितना 1 लाख यूनिट, उसका 4% डिफेक्टिव है, मतलब 4000 यूनिट डिफेक्टिव है, जिसको सेल करने से हमें रुपए मिलेंगे, वो हमें कॉस्ट शीट में माइनस करना है रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप के हेडिंग में। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे है, एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। हमें यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू दे रखी है विच इज 78,26,000। डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट मतलब डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेज रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का हाफ है, मतलब जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है उसका हाफ डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 110 है, आपको मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट करना है और आपको कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी है। तो देखो सबसे पहले तो टारगेटेड प्रोडक्शन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 लाख, उसमें से 4% डिफेक्टिव है, मतलब 4000 यूनिट डिफेक्टिव है, तो रिमेनिंग कितना बचा 96,000। उसमें से 5000 क्लोजिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में है ही नहीं, दे रखा है नील। ओपनिंग स्टॉक की जो यूनिट्स है वो क्वेश्चन में नील दे रखी है, तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर सेल्स की यूनिट मिल जाएगी, और सेल्स की यूनिट कितनी हो गई 91,000 सेल्स की यूनिट हो गई। ठीक है, अब हम प्रिपेयर करते हैं कॉस्ट शीट। हमें क्वेश्चन में परचेज की डिटेल नहीं दे रखी है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड किया था उसमें भी हमें क्वेश्चन में परचेज की डिटेल नहीं दे रखी थी, तो हमने परचेज को रिवर्स कैलकुलेट करके बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट किया, राइट। तो यहाँ पर भी हमें परचेज की डिटेल क्वेश्चन में दे नहीं रखी है, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे आता है, इसमें ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल को लिखते हैं, उसके बाद उसमें हम परचेज को लिखते हैं और उसमें से माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल हमें क्वेश्चन में दे रखा है 2,42,000 और क्लोजिंग स्टॉक हमें दे रखा है 2,92,000। तो परचेज हम बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद में डायरेक्ट वेजेज। अब यहाँ पर एक और अच्छा पॉइंट ये है कि जो डायरेक्ट वेजेज है वो दे रखी है कि वो मटेरियल कंज्यूम्ड का हाफ है। अब ना तो हमें मटेरियल कंज्यूम्ड पता है और उससे लेबर की कॉस्ट भी कैलकुलेट नहीं हो सकती, तो यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार फॉर्मेट में, ये दोनों मिलकर हमें क्या मिल जाएगी प्राइम कॉस्ट, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में कुछ डिटेल है नहीं। प्राइम कॉस्ट में हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। यहाँ पर हमें 2 एक्सपेंडिचर दे रखे हैं जो कि फैक्ट्री ओवरहेड में कवर होंगे, एक तो कंज्यूमेबल स्टोर विच इज 3,50,000 और एक आपका लीज रेंट विच इज 2 लाख रुपीज। तो 350 और 2 लाख, 350 और 2 लाख ये दोनों मिला के हमारे फैक्ट्री ओवरहेड होंगे 5,50,000। इससे हमें क्या मिलेगी ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट मिलेगी, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। उसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक WIP को और हम उसमें से लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक WIP को। ओपनिंग स्टॉक WIP ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक WIP और हम उसमें से लेस करेंगे। ओपनिंग स्टॉक WIP कितना दे रखा है 2 लाख, क्लोजिंग स्टॉक WIP दे रखा है 5 लाख, तो हम उसमें 2 लाख को ऐड करेंगे और 5 लाख को लेस करेंगे, तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, हमें रिजल्ट में मिलेगा वर्क्स कॉस्ट, मतलब फैक्ट्री कॉस्ट। वर्क्स कॉस्ट में हम ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, मगर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड यहाँ पर क्या दे रखे जनरल दे रखे, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल है तब तो आएगा नहीं। अच्छा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट दे रखी है विच इज 2,50,000। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट इट इज 2,50,000, वो हमें लिखना है।
फिर इसमें ऐड करेंगे क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, वो भी यहाँ पर इस क्वेश्चन में दे रखी है, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट हमें क्वेश्चन में दे रखी है 2 लाख। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दे रखे हैं मगर वो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, जनरल है, तो यहां पर हमें नहीं लिखना है। पैकिंग कॉस्ट दे रखी है मगर वो सेकेंडरी दे रखी है तो वो भी नहीं आएगा। इसमें से हम लेस करेंगे रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव। डिफेक्टिव की यूनिट्स कितनी है? डिफेक्टिव की यूनिट्स है 4000 और डिफेक्टिव को सेल करने से हमें मिलेंगे 61 रुपीज पर यूनिट। तो 4000 मल्टीप्लाई बाय 61, इट इज 2,44,000। ये हमें यहां से माइनस करना है तो हमें यहां पर मिल जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें ऐड होता है ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स जो कि है नहीं, और लेस होता है क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स मगर उसकी हमें क्वांटिटी पता है, वैल्यूएशन नहीं पता, तो वो करना पड़ेगा। इससे हमें क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्वेश्चन में पता है, क्वेश्चन में हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू दे रखी है, इट इज 78,26,000, 78,26,000, 7826, इट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा, अब आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन एक और तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे? जो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो है 78,26,000, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, और हमने कितनी यूनिट सेल की? हमने यूनिट सेल की है 91,000। तो ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 78,26,000, ये 91,000 यूनिट की कॉस्ट है। तो अगर मैं इसमें 91,000 का डिवाइड कर दूं तो 1 यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट कितनी है? 5000। तो क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, मतलब 78,26,000 जो यूनिट बेची उसकी कॉस्ट, और हमने कितनी यूनिट बेची? 91,000। तो उसका अगर मैं 91,000 का डिवाइड कर दूं तो 1 यूनिट की कॉस्ट आएगी, मल्टीप्लाई बाय 5000 यूनिट, 78,26,000 डिवाइडेड बाय 91,000 मल्टीप्लाई बाय 5000। तो यहां पर मेरे को क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन मिल जाएगा 4,30,000। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं पता, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता है, तो भी आप फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन निकाल सकते हो इस तरह से। तो 78,26,000 माइनस 4,30,000 ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो ऊपर चलेंगे 78,26,000 में ऐड करेंगे 4,30,000, तो ये हमें मिलेगी 82,56,000, इट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर और ऊपर चलेंगे तो 244 ऐड हो जाएगा, उसमें से माइनस होगा 2 लाख, उसमें से माइनस होगा 2,50,000, तो हमें यहाँ पर वर्क्स कॉस्ट मिल जाएगी 80,50,000। उसमें हम ऐड करेंगे 5 लाख को, माइनस करेंगे 2 लाख को, तो हमें यहाँ पर ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट मिल जाएगी 83,50,000, 83,50,000। इसमें से हम माइनस करेंगे 5,50,000 को, तो हमें प्राइम कॉस्ट मिल जाएगी 78 लाख। अब जो प्राइम कॉस्ट है उसमें रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड और डायरेक्ट वेजेज, ये 2 एक्सपेंडिचर है, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो डायरेक्ट वेजेज है ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का हाफ है। तो देखिए समझते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर मान लो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड को अगर मैं x मान लेता हूं, तो मेरा जो डायरेक्ट वेजेज होगा वो 0.5x होगा, और ये दोनों मिलकर प्राइम कॉस्ट होगी 1.5x, और मुझे प्राइम कॉस्ट पता है 78 लाख। तो प्राइम कॉस्ट 1.5x इज इक्वल टू 78 लाख। तो यहाँ पर मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी 78 लाख डिवाइडेड बाय 1.5, मुझे x की वैल्यू मिलेगी 52 लाख। मतलब मेरा रॉ मटेरियल जो कंज्यूम्ड है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, इट इज ₹52 लाख, और इसका जो हाफ है वो है मेरी डायरेक्ट वेजेज विच इज ₹26 लाख। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड मुझे मिल गया 52 लाख और मुझे डायरेक्ट वेजेज मिल गई 26 लाख।
52 लाख और डायरेक्ट वेजेस 26 लाख। अच्छा, अब मैं परचेज निकाल सकता हूँ कैसे? 52 लाख मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हो गया, उसमें मैं ऐड करूंगा 2,92,000 को, लेस करूंगा 2,42,000 को, तो मुझे परचेज मिलेगी 52,50,000 बैलेंसिंग फिगर। और ये मेरी कॉस्ट शीट, हाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक तो हमने प्रिपेयर कर लिया। अब इसके आगे प्रिपेयर करते हैं। इसमें आगे लिखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो कि क्वेश्चन में लिया हुआ स्पेसिफिकली जनरल। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल हमें दे रखे हैं 2,24,000। 2,24,000। फिर हम यहाँ लिखेंगे पैकिंग कॉस्ट सेकेंडरी। पैकिंग कॉस्ट जो यहाँ दे रखी है वो सेकेंडरी है। 91,000 यूनिट हमने सेल की, और जो पैकिंग कॉस्ट सेकेंडरी दे रखी है वो दे रखी है 2 रुपीज पर यूनिट, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 1,82,000 इज पैकिंग कॉस्ट। इसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो हमें एक साथ दे रखा है 4,13,000। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 4,13,000। तो इससे हमें क्या मिल जाएगी? इससे हमें मिल जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स 78,26,000 प्लस 2,24,000 प्लस 1,82,000 प्लस 4,13,000, इट इज 86,45,000। फिर लिखेंगे हम सेल्स। 91,000 यूनिट हम सेल कर रहे हैं, और हमारे एक यूनिट की जो सेलिंग प्राइस है वो हमें यहाँ पर दे रखी है 110 रुपये। तो 110 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 110 91,000 मल्टीप्लाई बाय 110, 1,10,000। 1,10,000। इसमें से माइनस करते हैं 86,45,000 कॉस्ट ऑफ सेल्स को, तो हमें प्रॉफिट मिलेगा 13,65,000। करेक्ट? ये हमारी बन गई कॉस्ट शीट कंप्लीट। आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। ये आपका वर्किंग नोट नंबर 2। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। The Messrs Ariba Private Limited has a normal production capacity of 36,000 units of toys per annum. Every year capacity is 36,000 unit. तो पर मंथ हमारी कैपेसिटी हो गई 3,000 यूनिट्स की। द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मटेरियल की कॉस्ट 40 पर यूनिट, लेबर की कॉस्ट 30 रुपीज पर यूनिट, सब्जेक्ट टू ए मिनिमम ऑफ रुपीज 48,000 पर मंथ। फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स्ड 360, वेरिएबल 10 रुपीज पर यूनिट, सेमी वेरिएबल 1,08,000 per annum up to 50% of capacity, and additional rupees 46,800 for every 20% increase in capacity or any part thereof. Administrative overhead rupees 5,18,400 per annum fixed. Selling overhead 8 rupees per unit. Each unit of raw material yield scrap which is sold at the rate of rupees 5 per unit. देखो scrap यहाँ पर देखा है raw material का scrap, और ये 5 रुपए पर यूनिट हमें मिलता है। रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी है? 40 रुपए। तो 40 रुपए में 5 रुपए तो वापस हमें स्क्रैप से मिल जाता है। इसका मतलब मटेरियल की कॉस्ट जो पर यूनिट नेट लगती है वो 35 है। 40 रुपए रॉ मटेरियल की कॉस्ट दे रखी है, 5 रुपए स्क्रैप से मिल जाता है, और वो मटेरियल का स्क्रैप दे रखा है। तो 40 - 5
equals to 35 rupees per unit is the direct material cost per unit. In year 2019 factory worked 50% capacity for the first 3 months. पहले 3 महीने हमने कैपेसिटी का 50% यूज किया और बाकी के जो 9 मंथ है हमने कैपेसिटी का 80% यूज किया. ड्यूरिंग फर्स्ट 3 मंथ सेलिंग प्राइस दे रखी है, पहले 3 महीने की सेलिंग प्राइस तो हमें दे रखी है, हमें कॉस्ट शीट बनानी है और आपको सेलिंग प्राइस पर यूनिट रिमेनिंग 9 मंथ के लिए पता करनी है. अगर हमें पूरा साल भर का प्रॉफिट 8,76,600 रुपीज अर्न करना है तो देखिए सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करते हैं यूनिट्स. फर्स्ट 3 मंथ्स हमने कैपेसिटी का 50% यूज किया. हमारी कैपेसिटी है 36,000 यूनिट्स पर एनम, तो 36,000 डिवाइडेड बाय 12 हमने 50% यूज किया और पहले 3 महीने 36,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 50% इंटू 3 हमने पहले 3 महीने 4,500 यूनिट और लास्ट के जो 9 मंथ्स है 36,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 80% इंटू 9 36,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 80% इंटू 9 इक्वल्स टू 21,600 यूनिट्स. तो पूरे एक साल में हमारा जो टोटल प्रोडक्शन था वो था 26,100 यूनिट्स. वर्किंग नोट नंबर सेकंड, यहाँ पर हमें एक वर्किंग नोट बनाना है मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट. मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इक्वल्स टू हमें यहाँ पर 40 रुपये मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट दे रखी है, जिसमें से 5 रुपये स्क्रैप से वापस मटेरियल से ही मिल जाता है. इसका मतलब है मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट जो है वो है 35. तीसरा हमें यहाँ पर वर्किंग नोट बनाना है लेबर के बारे में. लेबर के बारे में क्या, लेबर का यहाँ पर पहले 3 महीने में क्या एक्सपेंडिचर होगा, फर्स्ट 3 मंथ कितना होगा और लास्ट के 9 मंथ में कितना होगा. लास्ट के 9 मंथ्स में कितना होगा फर्स्ट 3 मंथ. देखिए लेबर को यहाँ पर जो पेमेंट करते हैं एक तो है यूनिट बेसिस पे. हमें यहाँ देख रहा है लेबर में कि लेबर की कॉस्ट जो है वो 30 रुपीज़ पर यूनिट है, मगर हमें लेबर का एक पेमेंट और दे रखा है मिनिमम पेमेंट विच इज़ 48,000 पर मंथ. तो हम क्या करेंगे, लेबर की कैलकुलेशन जो है वो टाइम बेसिस पे भी करेंगे और आउटपुट बेसिस पे भी करेंगे. जो ज़्यादा होगा वो देंगे क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है मिनिमम 48,000. तो यहाँ पर हमें एक तो इसको यूनिट बेसिस पे कैलकुलेट करना है, यूनिट बेसिस पे, और एक हमें करना है टाइम बेसिस पे. और इन दोनों में से जो ज़्यादा होगी वो देंगे हम एक्चुअल वेजेज. कैसे, पहले 3 महीने में हमारी यूनिट कितनी है 4,500. तो 4,500 मल्टीप्लाई बाय 30 कितना होता है 1,35,000 होता है. अगर मैं यूनिट बेसिस पे निकालता हूं तो 1,35,000 होता है. अगर मैं इसको टाइम बेसिस पे निकालूं तो पर मंथ 48,000. तो पर मंथ 48,000 मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ्स इट इज 1,44,000. तो यूनिट बेसिस पे तो 135, टाइम बेसिस पे 144. ज़्यादा कौन सी है, टाइम बेसिस पे ज़्यादा है. तो हम पहले 3 महीने के जो वेजेस देंगे वो 1,44,000 देंगे. लास्ट के 9 मंथ में यूनिट कितनी है 21,600 इंटू 30 करते हैं तो ये होता है 648 यूनिट बेसिस पे. अगर मैं टाइम बेसिस पे देखूँ तो 48,000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 9 इट इज़ 4,32,000. अब ज़्यादा कौन सी, अब यूनिट बेसिस पे ज़्यादा है. तो लास्ट के 9 मंथ में जो वेजेस देंगे वो देंगे 6,48,000. एक मुझे यहाँ पर वर्किंग नोट बनाना है सेमी वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड का. सेमी वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड. सेमी वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में क्या लिखा हुआ है, अप टू, सेमी वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में लिखा हुआ है कि अप टू 50% कैपेसिटी सेमी वेरिएबल ओवरहेड 1,08,000 रुपये पर एनम. अप टू 50% कैपेसिटी सेमी वेरिएबल ओवरहेड जो लगते हैं वो लगेंगे 1,08,600 पर एनम लगेंगे. बट 50% से ऊपर 70% कैपेसिटी तक, मतलब हर 20% कैपेसिटी पर एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाएगा 46,800 रुपीज़ इंक्रीज हो जाएगा. तो इसका मतलब है 50% से ऊपर 70% तक 1,08,600 प्लस 46,800 एक्सपेंडिचर पर एनम कितना हो जाएगा 1,08,600 प्लस 46,800 ये एक्सपेंडिचर हो जाएगा रुपीज़ 1,55,400. 70% से 90% कैपेसिटी के बीच में ये एक्सपेंडिचर और 46,800 रुपीज़ इंक्रीज हो जाएगा.
मतलब 1,55,400 में 46,800 आप और ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा 2,02,200 और 90% अबो 90% कैपेसिटी पर ये और इंक्रीज हो जाएगा 46,800 रुपीज। मतलब 2,02,200 प्लस 46,800 प्लस 46,800 ये एक्सपेंडिचर हो जाएगा रुपीज 2,49,000। एक्सपेंडिचर हो जाएगा 2,49,000। अब क्या हो, देखो पहले 3 महीने फर्स्ट 3 मंथ हमने कैपेसिटी का कितना यूज किया, 50% कैपेसिटी का यूज किया, तो पर एनम एक्सपेंडिचर कितना हो गया 1,08,600। तो 1,08,600 12 महीने का है, तो 3 महीने का खर्चा कितना होगा 1,08,600 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3, ये होगा 27,150। लास्ट के 9 मंथ आपने कैपेसिटी का 80% यूज किया। 80% का मतलब आप इस रेंज में हो 70 से 90। तो एक्सपेंडिचर पर एनम कितना है 202200 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 9, 2,02,200 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 9 इक्वल्स टू रुपीज 151,650 लास्ट के 9 मंथ में लगेगा। अब हम प्रिपेयर करते हैं कॉस्ट शीट, क्योंकि बाकी सारी डिटेल हमें डायरेक्टली क्वेश्चन में दे रखी। अब यहाँ जो कॉस्ट शीट बनेगी वो पहले 3 महीने की और लास्ट के 9 मंथ की इस तरह से बनेगी। फर्स्ट 3 मंथ की कॉस्ट शीट और लास्ट के 9 मंथ की कॉस्ट शीट। फर्स्ट 3 मंथ और लास्ट 9 मंथ। फर्स्ट 3 मंथ में हमारी यूनिट से 4,500 4,500 4,500 यूनिट, और लास्ट के 9 मंथ में हमारी यूनिट है 21,600। सबसे पहले रॉ मटेरियल की कॉस्ट। रॉ मटेरियल की कॉस्ट हमने पॉइंट नंबर वर्किंग नोट सेकंड में कैलकुलेट किया, इट इज 35 रुपीज पर यूनिट। तो 4,500 मल्टीप्लाई बाय 35 इट इज 157,500। लास्ट के 9 मंथ में 21,600 मल्टीप्लाई बाय 35 इट इज 7,56,000। फिर डायरेक्ट वेजेज हमने कैलकुलेट किया वर्किंग नोट नंबर 3 में। फर्स्ट 3 मंथ में 144, जो टाइम बेसिस और यूनिट बेसिस में जो ज्यादा है वो देंगे, और लास्ट 9 मंथ में 648। यहां पर कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दे रखा है, तो ये हमें क्या मिल गई, ये हमें मिल गई प्राइम कॉस्ट 157,500 प्लस 1,44,000 इट इज 3,01,500। 7,56,000 प्लस 6,48,000 इट इज 14,04,000। इसमें ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। अब फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ पर 3 टाइप के दे रखा है, एक दे रखा है फिक्स्ड, एक दे रखा है वेरिएबल, और एक दे रखा है सेमी वेरिएबल। 3 टाइप के यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड हमें दे रखे। 3 टाइप के फैक्ट्री ओवरहेड है, तो सबसे पहले फिक्स की बात करते हैं। देखिए फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड हमें दे रखे 3,60,000 पर एनम, एक साल के। तो पहले 3 महीने में कितने हो जाएंगे 3,60,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3, ये होंगे 90,000, 90,000। पहले 3 महीने में होंगे 90,000 और लास्ट के 9 मंथ में होंगे 2,70,000। अब बात करते हैं वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड है 10 रुपए पर यूनिट। तो पहले 3 महीने में हम यूनिट बना रहे हैं 4,500, इंटू 10 करेंगे तो ये होंगे 45,000, और लास्ट के 9 मंथ में 21,600 इंटू 10 करेंगे तो ये होंगे 2,16,000। सेमी वेरिएबल अभी हमने कैलकुलेट किया, पहले 3 महीने में 27,150 और लास्ट के 9 मंथ में 151,650। इस समय क्या मिलेगी ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। बट इस क्वेश्चन में कहीं भी ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक WIP नहीं दे रखा है, तो हम डायरेक्टली इसको फैक्ट्री कॉस्ट लिख सकते हो। 3,01,500 प्लस 90,000 प्लस 45,000 प्लस 27,150 इट इज 4,63,650। 14,04,000 प्लस 2,70,000 प्लस 2,16,000 प्लस 151,650 it is 20,41,650
650। इसमें हम ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के बारे में क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ नहीं है कि ये जनरल है या रिलेटेड टू प्रोडक्शन है। तो अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम क्या मानते हैं कि ये रिलेटेड टू प्रोडक्शन है। ये पर एनम दे रखा है 5,18,400 और ये फिक्स्ड है। तो कैसे करेंगे? 5,18,400 पूरे एक साल का है, तो पहले 3 महीने में डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3, 129,600, 129,600। और लास्ट के 9 मंथ में 3,88,800। इससे हमें क्या मिलेगी? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, यहाँ पर हमें क्वेश्चन में कोई भी स्टॉक की यूनिट नहीं दे रखी है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेम हो जाएंगे। 4,63,650 प्लस 129,600, ये हो गया 5,93,250। 20,41,650, इसमें ऐड करेंगे 3,88,800, इट इज 24,30,450। इसमें हम ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के बारे में देखो, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सेलिंग ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड के बारे में दे रखा है 8 रुपीज पर यूनिट। तो पहले 3 मंथ में यूनिट कितनी है? 4500 मल्टीप्लाई बाय 8, इट इज 36,000। और लास्ट के 9 मंथ में यूनिट कितनी है? 21,600 मल्टीप्लाई बाय 8, इट इज 172,800, 172,800। तो हमें क्या मिल जाएगी? हमें मिल जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स। पहले 3 महीने में 593,250 प्लस 36,000, इट इज 6,29,250। और लास्ट के 9 मंथ में 24,30,450 प्लस 172,800, इट इज 26,03,250। करेक्ट। तो टोटल कॉस्ट पूरे एक साल की कितनी है? टोटल कॉस्ट पर एनम इक्वल्स टू 629,250 प्लस 26,03,250 इक्वल्स टू, इट इज 32,32,500। ओके। अब हमें पहले 3 महीने की सेलिंग प्राइस तो पता है, बट लास्ट के 9 मंथ की सेलिंग प्राइस पता करना है। ठीक है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट लास्ट 9 मंथ, अगर मैं इसको x मान लूं तो मेरी टोटल सेल्स कितनी हो जाएगी? टोटल सेल्स पर एनम पहले 3 महीने में मेरी यूनिट्स कितनी है? 4,500। और पहले 3 महीने में मेरी सेलिंग प्राइस मुझे दे रखी है 145। तो 4,500 यूनिट को तो मैं सेल करूंगा 145 की रेट पर। और लास्ट की जो 9 मंथ की यूनिट है 21,600, इसको मैं सेल करूंगा x की रेट पर। तो मेरी साल भर की सेल्स कितनी हो जाएगी? 4,500 मल्टीप्लाई बाय 145, इट इज 6,52,500 प्लस 21,600 x, ये मेरी सेल्स हो गई। अच्छा, टोटल सेल्स पर एनम का मतलब होता है कॉस्ट, टोटल कॉस्ट प्लस टोटल प्रॉफिट। तो टोटल सेल्स पर एनम मेरी हो गई 652,500 प्लस 21,600 x इक्वल्स टू मेरी टोटल कॉस्ट 32,32,500, 32,32,500। और मेरा प्रॉफिट एक साल का कितना होना चाहिए वो क्वेश्चन में दे रखा है 876,600। ये मेरा टोटल प्रॉफिट होना चाहिए एक साल का 876,600। तो मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। x इक्वल टू 32,32,500 प्लस 876,600 माइनस 65,25,00 34,56,600 डिवाइडेड बाय 21,600, 160। एक यूनिट की सेलिंग प्राइस होनी चाहिए 160 रुपए। मतलब जो लास्ट के 9 मंथ है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इन लास्ट 9 मंथ इक्वल्स टू ₹160।
तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, तो ये हमारा जो पहला चैप्टर है वो यहाँ पर जाके हो जाता है एंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, टेक केयर।